प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एनएमआर वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो की पहली सीरीज के अंतर्गत आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुंबकीय विकिरणों किस क्षेत्र से प्राप्त होती है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसमें ये अपन ने चर्चा की थी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो सबसे कम एनर्जी का जो क्षेत्र होता है रेडियो वेव, वो यदि किसी सैंपल पर आपतित करते हैं तो वो केवल उस परमाणु की नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित करता है। उसके कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण आता है उसके कारण से वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित करेंगे और नाभिकीय चक्रण के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसमें दो ऊर्जा स्तरों में आगे बढ़ जाते हैं, अल्फा जीवाणु स्तर और बीटा जीवाणु स्तर। उसमें संक्रमण के कारण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1946 में ईएम पर्सेल और फेलिक्स ब्लेस नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था। अब यहाँ बात आती है कि कोई भी जो सैंपल है उस पर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप आपतित करोगे रेडियो वेव क्षेत्र में रख करके, तो सारे वो नाभिक है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रदान नहीं करेंगे। तो कौन से नाभिक है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम है प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में पहले हम अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बार आपको और भी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र किसी परमाणु में उत्पन्न कैसे होता है। एक तो कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक चक्र लगाता है, जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण से इलेक्ट्रॉन में खुद में भी अपने अक्ष पर चक्रण होता है, उसको चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके कारण से जो आघूर्ण होता है वो स्पीड या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण विस्थापन कहते हैं। ऐसे नाभिक में भी जैसे इलेक्ट्रॉन में खुद के अक्ष पर आपको घूर्णन होता है, ऐसे नाभिक में भी खुद के अक्ष पर घूर्णन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं, s इंटू s प्लस में 1 का रूट h बटा में 2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खुद के अक्ष पर चक्रण का के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ s होती है चक्रण क्वांटम संख्या जिसका मान +1/2 या -1/2 होता है। वो तो बात होती है इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन यह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाभिक का चक्रण परिवर्तित होता है। तो नाभिक में खुद के अक्ष पर जो घूर्णन है उसको के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको इस फॉर्मूले से व्यक्त करते हैं, I इंटू I प्लस में 1 का रूट h बटा में 2 पाई। या जो I है वो एक क्वांटम संख्या होती है जिसको नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या जो I है उसका मान 0 होगा तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा और वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब बात आती है कि किन का जो नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या I का मान है वो 0 नहीं होगा, किन के लिए 0 होगा वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे नाभिकों को अपन 3 कैटेगरियों में बांटते हैं। अपन जानते हैं कि कोई भी जो नाभिक होता है नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि प्रोटॉन विषम संख्या में हो किसी नाभिक में और न्यूट्रॉन भी विषम संख्या में हो और योग उनका सम संख्या में हो, ऐसे नाभिकों के लिए
जो ये क्वांटम संख्या होती है आई, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 यानी पूर्णांक नाभिक होती है। और ऐसे नाभिक है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल प्रदर्शित करेंगे जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या विषम हो और योग उनका सम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 8 14, तो इसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है और उसका योग आप जैसे विषम संख्या की विषम संख्या में आता है। तो ये NMR सिग्नल वो प्रदर्शित करेंगे। एक ऐसी नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग तो विषम संख्या में हो और योग उनका सम संख्या में हो, ऐसे नाभिक NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे और उसमें आई की वैल्यू होगी वो पूर्णांक में होगी। अब दूसरे प्रकार के नाभिक वो होंगे जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन विषम संख्या में होंगे और तो न्यूट्रॉन सम संख्या में होंगे, प्रोटॉन सम संख्या में होंगे तो न्यूट्रॉन विषम संख्या में होंगे और योग उनका आपके विषम संख्या में होगा। ऐसे नाभिक भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये सम हो न्यूट्रॉन विषम संख्या में और उसका जो योग होगा नाभिक का ओवरऑल जो द्रव्यमान संख्या होगी वो विषम संख्या में होगी या प्रोटॉन विषम संख्या में होगा। और न्यूट्रॉन सम संख्या में होगा और योग आपकी विषम संख्या में होगी। ऐसे नाभिकों के लिए आई की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 1 3/2, इस तरीके से आगे आपका मान बढ़ता जाता है। इनके उदाहरण ले जैसे प्रोटॉन सम संख्या में हो, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा 6C13, जिसमें प्रोटॉन यदि प्रोटॉन तो क्या सम संख्या में 6 और न्यूट्रॉन इसके अंतर्गत 7 है वो विषम संख्या में, योग आपको विषम संख्या में। ऐसे नाभिक जो है वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे। इसके अपने और भी बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। 9F19 इसमें या जैसे लिख दिया 8 और 15, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। जैसे प्रोटॉन सम संख्या में है और न्यूट्रॉन विषम संख्या में है, योग है वो विषम संख्या में होगा। योग है वो विषम संख्या में हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम या विषम हो तो वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे। अब सेकंड टाइप के उदाहरण ले रहे हैं जिसमें प्रोटॉन तो विषम संख्या में और न्यूट्रॉन हो सम संख्या में। जैसे 1H1 इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन है नहीं, 0 है। और तो ये इस प्रकार का आपका उदाहरण है और ये NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। या 9F19 जिसमें प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक है वो विषम संख्या में, न्यूट्रॉन इस विषम संख्या में 10, तो ये NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें देखो 3 प्रकार के नाभिक होते हैं। एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन विषम संख्या में हो और योग सम संख्या में हो तो वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे और उसके आई की वैल्यू पूर्णांक होगी। सेकंड तरीके के जो नाभिक हमने लिए जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से कोई एक विषम संख्या में होगा, दूसरा सम संख्या में होगा, लेकिन योग है वो विषम संख्या में होगा। इससे जितने भी नाभिक हैं वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे। और तीसरे प्रकार का जो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विषम सम संख्या में, योग भी सम संख्या में होगा, ऐसे जितने भी नाभिक होंगे उनमें आई की वैल्यू 0 होगी और NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा ही नहीं, तो उसमें ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, तो चुंबक NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे भी नहीं। इसके बहुत से उदाहरण ले सकते हैं।
6 C 12, 8 और 16, 10 MB 20, 12 MB 24। जितने भी नाभिकों में आपको उदाहरण बता रहा हूँ जिसमें परमाणु क्रमांक है वो समूह संख्या में है, और इसमें न्यूट्रॉन भी इसमें योग करेंगे 6 + 6, इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, दोनों समूह संख्या में 8 और 8, दोनों समूह संख्या में 10 और 10, इसमें दोनों संख्या में 12 और 12, इसमें दोनों संख्या में। ये नाभिकों के लिए I की वैल्यू 0 होगी और वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेंगे। मेरा यह समझाने का ये किया था, आपको वीडियो की पहली सीरीज में भी आपको बताया था कि NMR स्पेक्ट्रम कोई भी जो दिया गया सैंपल है उस पर आप रेडियो वेव क्षेत्र में रख करके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप आपतित करेंगे तो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, नाभिक चक्र परिवर्तित होता है। लेकिन सारे लोग नाभिक प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन सा नहीं करते हैं? जिसकी I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 0 कितनी होती है ये मैंने आपको बताया है। इससे संबंधित आप एक छोटा जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें से आप एक क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से कौन से जो नाभिक है वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसका मैंने आपको कंसेप्ट है वो समझा दिया है। जिसमें I की वैल्यू 0 होगी वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि अपूर्ण का मान 0 होगा। बाई में आपने अलग अलग जो इसके विपाटन नहीं हो पाएगा तो उसमें आप NMR स्पेक्ट्रम है वो प्रदर्शित नहीं होगा। अब इसमें आगे जो हम बात करेंगे जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेनली आपके 2 प्रकार की ज़्यादा यूज में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होती है PMR और सेकंड होती है CMR। PMR का फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी नाभिक है वो 1H1 हो प्रोटॉन आप तो वो स्पेक्ट्रम होगा NMR को PMR करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसमें केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी होते हैं। और यदि कार्बन का समस्थानिक 6 C 13 काम में लेंगे तो वो कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये फर्दर आप इसमें चीज करोगे तो उसमें 6 C 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके काम आएगी। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोई भी जो ये I की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से उसमें नाभिकों के अभिविन्यास प्राप्त होते हैं, और वो अभिविन्यास टोटल होता है 2I + 1। और आपको जैसे बता रहा हूँ कि जैसे प्रोटॉन होता है उसके लिए I की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका या 1/2 रखेंगे तो ये 2 ऊर्जा स्तरों में आपको बंटेंगे, यानी इसके 2 अभिविन्यास आपको प्राप्त होंगे। जैसे इस साइड में एनर्जी बढ़ रही है, जब तक आप कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप आपतित नहीं करोगे तो नाभिक है वो ऊर्जा स्तर संवर्धित रहेगा, यानी विपाटित नहीं होगा नाभिक का। और जो ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप आपतित करोगे तो इसके 2 ऊर्जा स्तरों में आगे बढ़ जाएंगे। कब? जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित कर रहे हो या 20 इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक होगा अल्फा द्विमान स्तर, एक होगा बीटा द्विमान स्तर। अल्फा द्विमान स्तर के अंतर्गत जो नाभिक का चक्रण होता है वो इसके टेनिस हो जाता है, संरेखित हो जाता है। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है वैसे उस नाभिक के चक्रण के कारण से चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है, उसमें नाभिक का चक्रण होगा वो क्लॉकवाइज होता है, उसको बोलते हैं अल्फा द्विमान स्तर। और यदि दूसरा इसको बोलते हैं +1/2 वैल्यू होती है, इसका मान होता है -1/2। जो इसका चक्रण होगा इसके विपरीत साइड में होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और उसका जो चक्रण होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इनमें जो इसके बीच का जो एनर्जी का गेप होता है डेल्टा E = H, इसमें एक नाभिक से दूसरे नाभिक में ट्रांजिशन के कारण से इसमें NMR स्पेक्ट्रम आपका आता है। इसको और शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो ये है कि जब तक आप कोई किसी नाभिक पर
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप आपकी नहीं करते हो, उसमें चुंबकीय चक्रण के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बेतरतीब रूप से किसी भी साइड में आपको हो सकता है। ये चुंबकीय आघूर्ण किसका? खुद के नाभिक चक्रण के कारण से उत्पन्न हो। सारे नाभिक नहीं होते हैं, वो भी आपको पता है, इसमें आई की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। और जो ही आप हो इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित करोगे तो इस चुंबकीय आघूर्ण 2 उपदेशों में बढ़ जाएंगे। इस साइड में आपके लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की एलिमेंट यानी उसके सिरे की साइड में होता है, एक उसके विपरीत साइड में होता है। सिरे की साइड में होता है उसको अल्फा स्तर कहते हैं, तो विपरीत साइड में होता है उसको अपन बीटा स्तर कहते हैं। तो आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो सीरीज के अंतर्गत आपको ये बताया था कि कौन सी नाभिक है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करती है और कौन सी नाभिक है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करती है, और उसमें क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो विपाटन होगा वो 2 स्तर होते हैं, अल्फा जीवान स्तर और बीटा जीवान स्तर। ये क्या होते हैं वो भी आपको समझने का प्रयास किया। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की दूसरी वीडियो सीरीज के अंतर्गत अपन वो समझेंगे शील्डिंग क्या होती है, यानी बॉडी शील्डिंग क्या होती है, यानी परिलक्षण और विपरिलक्षण। तो आपको जैसे बता रहे हैं कि बेनार्ड डिग्रास विश्वविद्यालय के सिलेबस में सबसे पहले तो आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सामान्य जानकारी दी, फिर इसके बाद में आपको चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताया, और फिर उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे शील्डिंग, डिशील्डिंग और केमिकल सेफ्टी। इस तरीके से अपन का वीडियो सीरीज अब आगे से आगे चलती रहेगी। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।